वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम लोग जो है अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। ठीक है जी। सो पाइथन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको पाइथन से रिलेटेड टॉपिक हमने जो करा था उसमें हमने इफ को इस्तेमाल करके देखा था। ठीक है, जो हमारा इफ है, हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट थी, हमने उस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके देखा था। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे सपोज मान लीजिए क्या है हमारे पास, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा था कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक। और रिलेशनल ऑपरेटर में हमने इफ को कैसे लगाना है, इफ एल्स को कैसे लगाना है और इफ एलिफ को कैसे यूज करना है, वो सारे हमने केस यहाँ पे देखे थे कि किस तरह से वो सारे केस हमारे परफॉर्म होते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखेंगे, हमारे पास जैसे अभी तक हमने जो प्रोग्राम देखा था वो किसको यूज करके देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम। तो एक मिनट यहाँ पे तो अभी तक हमने जो पाइथन में जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स हमने देखे, ये प्रोग्राम हमने किसके द्वारा परफॉर्म करके देखे। पहला हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करके प्रोग्राम्स बनाए। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें हमने प्लस को, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और परसेंटेज, डबल स्टार, ये एक्सपोनेंशियल वाला है, तो ये सारे ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं। प्लस, ये माइनस भी है, प्लस माइनस, इसको प्लस फिर माइनस कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके प्रोग्राम बनाने के बारे में पढ़ा। रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज करा। अब रिलेशन ऑपरेटर में मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बराबरी के लिए ये डबल इक्वल था और फिर एक नॉट इक्वल, ये इस तरह से दे रखा था। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इस रिलेशनल ऑपरेटर को के द्वारा मैंने जैसे बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते थे, कंडीशन बना सकते थे। ठीक है, वो हमने बनाया, लेकिन इस कंडीशन को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है, इस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट तो बना सकते हो। ठीक है, ऐसा लिखते हैं यहां पे कि भैया इस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके हम लोग क्या बना रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमारी बन जा रही थी, लेकिन उस कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन को अगर अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो सीधा उस कंडीशन को डायरेक्टली नहीं ले सकता। उसको लिखने के लिए मुझे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे एक है मेरे पास इफ, दूसरी है मेरे पास इफ एल्स, और थर्ड है मेरे पास इफ एल इफ। ठीक है, तो ये तीनों को हमने पिछली बार एक एग्जाम्पल के द्वारा यूज करके देखा था। अब देखते हैं हमारा तीसरा जो है लॉजिकल ऑपरेटर, कि भाई ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अगर मुझे सपोज मान लो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे पास तीन थे, एक था एंड और नॉट। ठीक है। अच्छा, इसमें एंड और जो है ये किस लिए होता था, ये इस्तेमाल करते थे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपका जो ये एंड और भी आपका ये इफ एल्स, इफ एल इफ के साथ ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पे फर्क क्या है कि अभी तक हमने इफ में, एलिफ में जो भी है हमने एक सिंगल कंडीशन टेस्ट किया था, लेकिन एंड या और का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल कंडीशंस भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे मान लो कैसे करेंगे, जैसे इफ लिखा और मान लो मैंने एक कंडीशन नंबर 1 लिख दिया, फिर एंड कर दिया और उसके बाद यहां पे कंडीशन नंबर
2 लिख दिया, और फिर उसके बाद ये कोलन। अब क्या है कि भाई देखो, जब अभी तक, अब इससे पहले हम लोग कर रहे थे उसमें इफ लिखते थे और उसके साथ में एक सिंगल कंडीशन लिख देते थे और फिर कोलन लगा देते थे। तो भैया काम होना है नहीं होना वो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता था। अगर ये कंडीशन सही है तो काम हो जाता था, और अगर ये कंडीशन गलत है तो काम नहीं होता था। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन यहां तो भाई एक नहीं बल्कि दो दो कंडीशन डली हुई है। तो भाई साहब जब ये दो दो कंडीशन डली हुई है तो फिर इसमें काम कैसे होगा? तो देखो इस केस में क्या होता था, मैंने बताया था कि ये एंड लगा हुआ है, तो एंड के केस में क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तभी ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा और आपके द्वारा दिया गया काम परफॉर्म होगा। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स निकल गई, ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू निकल गई, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, इन सारे केसेस में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, इन सारे केस में आपका ओवरऑल आंसर फॉल्स आएगा, तो काम नहीं हो पाएगा यहां पे। ठीक है जी। बट हाँ, एंड आपको सिर्फ तभी लगाना चाहिए जब आपको दी गई सारी कंडीशन के सही होने पर ही काम करना है, तब आप एंड को यूज करो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो कि कोई एक कंडीशन भी सही हो जाए तो मैं काम कर लूं, तो फिर आप एंड की जगह किसका इस्तेमाल करो? और का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा और आइडिया लगे कि भाई साहब ये किस तरह से हमारे पास काम चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे कि कैसे हम एंड और का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। अब देखें यहां पे, अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हाईएस्ट अमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स में से मुझे हाईएस्ट निकालना है। ठीक है जी, ये मेरे पास कोड है। तो चलिए इस कोड को बनाने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो मैं पाइथन को ओपन कर लेता हूं पहले। ठीक है, ये आ गया। मैं पहले यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल कर देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास वो ये दे रखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हाईएस्ट अमंग 3 नंबर्स। अब चलिए इसका कोड बनाते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, अब इसका लॉजिक बिल्डिंग कैसे है, हमें क्या करना है, हमें 3 नंबरों में से हाईएस्ट निकालना है। तो पहला मेरा इनपुट क्या होगा, पहले वो 3 नंबर तो ले लूं भाई। तो पहले हमारे पास यहाँ पे एम है हमारा टू फाइंड हाईएस्ट अमंग 3 नंबर्स। तो अब वो 3 नंबर्स के लिए वेरिएबल होगा ए बी सी। अब पहला मेरा एम क्या होगा, पहले ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल, इनकी वैल्यू तो ले लूं पहले मैं। तो जैसे मैंने पहला फर्स्ट नंबर ए नाम के वेरिएबल में डलवा रहा हूं, तो मैं लिखा ए इज इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब दूसरे में मैं क्या करता हूं, यहां पे बी लिख देता हूं और यहां पे फर्स्ट नंबर की जगह मैं डाल दूंगा सेकंड नंबर। अच्छा, उसके बाद फिर पेस्ट सी। अब यहां पे लिख दूंगा एंटर द थर्ड नंबर। तो मैंने अब 3 नंबर ए बी सी, 3 नंबर जो है, एक नंबर ए में डलवा लिया, एक नंबर बी में डलवा लिया और एक नंबर सी में डलवा लिया ना। अब मुझे चेक करना है कि इन तीनों नंबरों में से हाईएस्ट कौन सा है। तो देखो अब कैसे करेंगे, मान लो मैंने लिखा जी इफ मैं अगर बोलता हूं ए इज ग्रेटर देन बी और मैंने बोला एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अब देखो यहां पे मैंने 2 कंडीशन लगाई। अब इन 2 कंडीशन में मैं क्या चेक कर रहा हूं कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, प्लस साथ ही साथ क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है क्या। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन सही होंगी तो एंड लगा हुआ है तो आंसर तभी ट्रू आएगा। भाई इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब ये दोनों कंडीशन सही होंगी, यानी ए बी से भी बड़ा होगा और प्लस साथ साथ ए सी से भी बड़ा होगा। दोनों बातें सही होंगी तभी इसका आंसर ट्रू आएगा।
और अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो उसका मतलब हाई कौन है हमारा, ए। एक हाई नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर ए की वैल्यू डलवा दी। अच्छा, अगर सपोज मान लो ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी कि मान लो अगर ये इस कंडीशन का आंसर गलत हो जाता है, तो यानी अब ए जो है बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए बड़ा होता तो यार ये कंडीशन सही हो जाती। लेकिन अगर इसका आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब ए तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, यानी अब गेम किसके बीच में बच गई, बी और सी के बीच में। तो मान लो मैंने यहां पे लिखा एल इफ कि क्या बी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि अब गेम बी और सी के बीच में बच गई, तो उन्हीं में कंपैरिजन कर लेता हूं मैं कि क्या बी सी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा भाई। लेकिन अगर फाइनली ये भी गलत हुआ एल्स, तब उस केस में मतलब अब तो भाई फाइनली अब क्या बच गया, सी बच गया, तो अब हाई कौन है, सी। और फिर इसके बाद मैं इफ एल से बाहर आ गया, अब यहां पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू, और अब ए बी सी में से जो भी हाईएस्ट है वो मैंने हाई वेरिएबल में डलवा दिया है, तो ये लिख दूंगा कि हाईएस्ट नंबर इक्वल टू, और उसके बाद हाई के अंदर जो भी वैल्यू गई है वो वैल्यू मैं वहां पे डलवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूं, तो ये अच्छा ये तो हो ही रखा ना। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने बनाया। अब एक बार इसको चला के देखते हैं। F5 सॉरी F5 दबाया, सेव करने के लिए बोल रहा ओके, और यही फर्स्ट नाम से सेव कर देते हैं, सेव। अब देखो पहला नंबर मांग रहा है, मैंने दे दिया 45, दूसरा नंबर मांग रहा है 62, तीसरा नंबर मांग रहा है 94, तो दे गया हाईएस्ट नंबर इज 94। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने आउटपुट आ जाएगा यहां पे। ठीक है जी, तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम हो गया जहां पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके देखा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एक और देखते हैं यहां पे, जहां पे हमें क्या करना है कि भाई जैसे मान लो एक छोटा सा केस यहां पे करते हैं। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर जॉब, कि भैया जो पर्सन है उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं किसके लिए, जॉब के लिए, कि वो बंदा जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसे दे रखा है हमारे पास यहाँ पे। एक काम करता हूं, एक टेबल लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब ये टेबल के अंदर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करूंगा उसका। अगर पहली बात, अगर उसका जेंडर क्या है, उसके बाद जेंडर के बाद उसकी एज क्या है। अच्छा, एज के बाद सपोज मान लो मैं उसका हाइट देखना चाहता हूं, हाइट क्या है, और वेट कितना है वो पता करेंगे हम यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मान लो उसका स्टेटस आ जाएगा कि वो ओके है, एलिजिबल है या नहीं है। अगर हम कहते हैं जेंडर में मेल डला हुआ है और एज मान लो उसकी 20 से 25 साल है, और हाइट उसकी ग्रेटर देन 165 सेंटीमीटर है, और वेट इज ग्रेटर देन 65 केजी है, तो स्टेटस है सेलेक्टेड। ठीक है, स्टेटस उसमें क्या है, सेलेक्टेड। अच्छा, अगर मान लो जेंडर में क्या डला हुआ है, फीमेल, और एज उसकी 20 से 23 साल है, और जो हाइट है उसकी ग्रेटर देन 155 है, और वेट जो है ग्रेटर देन 55 है, और अगर ऐसा है तो सेलेक्टेड। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि अदरवाइज, यानी कि अगर सपोज मान लो मैं बाकी जितने भी केस हैं, ठीक है, उसमें मैं एक मिनट,
मान लो यहां पे मैं कहता हूं अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज वाले केस के अंदर अब मैं क्या करूंगा यहां पे, रिजेक्टेड, ठीक है, अदरवाइज वाले केस में क्या करूंगा मैं यहां पे, रिजेक्टेड। तो ये अब हमारा स्टेटस दे रखा है ना, अब हमें इसके अकॉर्डिंगली काम करना है, यहां पे इसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोग्राम अपना तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे कैसे मैं बनाऊंगा, कैसे, पहले मैं यहीं पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूं, या पाइथन में ही बनाते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा कोड है और मैं जरा ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे, अब सबसे पहले देखो यहां पे, पहले हमें बंदे का क्या क्या लेना पड़ेगा, उसकी जेंडर, एज, हाइट, वेट, ये चार चीजें हमें पहले यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगले बंदे का जो ये डेटा है, पहले हमें डेटा चाहिए, फिर उसके बाद हम अपने चेकिंग कर पाएंगे कि वो बंदा एलिजिबल है या नहीं है। तो पहले मैंने एक लिखा है यहाँ पे g इज इक्वल टू इनपुट, और यहां पे मैं कर रहा हूं एंटर द जेंडर, कि भैया अपना जेंडर जो है वो इनपुट करो, ठीक है। अब जेंडर में मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भैया आपको यहाँ पे मेल डालो या फीमेल डालो, जो भी आपका जेंडर है वो लिखो। अच्छा, जी के अंदर बंदा मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा वो डाल देगा। फिर एज ले लिया, और एज में मैंने बोला इंट इनपुट एंटर द एज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइट इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां हो गया एंटर द हाइट, ठीक है। और वेट इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वेट, ठीक है। तो हाइट, वेट, सारी चीजें मैंने यूजर से पहले इनपुट करवा ली, ठीक है, क्योंकि भाई ये सारा डेटा मेरे पास होगा तभी मैं आगे काम कर पाऊंगा। तो मैंने बंदे का उससे जेंडर इनपुट करवा लिया, उसकी एज, हाइट, वेट सब इनपुट करवा लिया। अब मैं उसके अकॉर्डिंगली अब चेक करूंगा कि उसका स्टेटस की भैया वो क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसकी चेकिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि मेल होगा, एज ये रेंज होगी, हाइट ये, जब ये सारे केसेस सही होंगे तभी वो बंदा सिलेक्टेड होगा। तो यानी कि अगर फर्स्ट केस के सारे ऑप्शंस अगर ओके हैं तभी मैं उसको बोलूंगा सिलेक्टेड। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, यहां पे मैंने लिखा जी इफ, अगर भाई तेरे जी के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जी वेरिएबल में जो वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके, मेल शब्द के, ठीक है, एंड, अच्छा अब हाइट, एज क्या बोली, 20 से 25। अब 20 से 25 का मतलब है एज 20 या 20 से ऊपर होनी चाहिए, प्लस साथ साथ 25 से कम भी होनी चाहिए। तो मैंने बोला अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है एंड एज लेस देन इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो अब अगर मान लो किसी बंदे की एज है 22 साल, तो 22 साल वाला बंदा जो है उसका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये वाली बात भी सही होगी, और लेस देन इक्वल टू 25 ये वाली बात भी सही होगी। तो 20 से 22 साल वाला, 20 से ये वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 20 22 साल में ये बात भी सही है, और एज लेस देन इक्वल टू 25 22 साल में ये वाली बात भी सही है। एंड उसके बाद क्या बोला, हाइट 165 से ग्रेटर, हाइट इज ग्रेटर देन 165। अच्छा, और वेट 65 से ऊपर, एंड वेट इज ग्रेटर देन 65। अब ये सारी बातें अगर सही है, क्योंकि इनमें एंड लगाया है, तो एंड लगे होने पर क्या होगा, एंड लगे होने पर आपका आंसर ट्रू कब आएगा, आपका आंसर ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब सारी बातें सही होंगी, ठीक है। यानी कि अगर उसका जेंडर भी मेल होगा, एज भी 20 से 25 है, हाइट, ये सारी बातें, सारी कंडीशन अगर सही होंगी तभी इस पूरे केस का, इस पूरे इफ के अंदर जो कंडीशन का ये सेट बनाया है, इसका ओवरऑल आंसर ट्रू तब आएगा जब ये सारी कंडीशन सही होंगी। इस केस में आप प्रिंट करोगे सेलेक्टेड, ठीक है। इस पेज में आप सेलेक्टेड कर लो, या ऐसा कर लेते हैं कि भैया, कि भाई यू आर
सेलेक्टेड, एक मिनट, ठीक है, यू आर सेलेक्टेड फॉर जॉब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल इफ, अच्छा अब नेक्स्ट केस क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास एक केस और बचा है फीमेल वाला, तो वो भी लिखा इफ जी की वैल्यू बराबर है किसके, फीमेल के, एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 20 से 23 है ना, एंड एज लेस देन इक्वल टू 23, एंड हाइट कितना बताया 155 से ऊपर, तो हाइट इज ग्रेटर देन 155, एंड वेट कितना बताया 55 से ऊपर, तो WT इज ग्रेटर देन 55, ठीक है। तो भाई अगर ये वाला सारा केस सही है तो भी आप उसको ये मैसेज दोगे कि भाई यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। लेकिन अगर ना पहला वाला केस सही बना, यानी कि जो इफ वाला मान लो ये वाला केस भी सही नहीं बना, दूसरा ये वाला केस भी सही नहीं बना, तो जब कोई सा भी केस सही नहीं बना तो यहां पे फिर क्या होगा, फिर तो रिजेक्टेड ही दिखाएगा ना, तो यहां पे आ जाएगा अपना, यहां पे एल्स, यहां पे दे देंगे प्रिंट रिजेक्टेड, ठीक है। बस अब इस प्रोग्राम को चला के देख लो, अब इसके अगर आपका जो भी अगर इस केस के अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड होगा तो आपका आंसर वो आएगा, अदरवाइज आपका आंसर रिजेक्टेड आ जाएगा। अब चलो इसको मैं एक बार, इस कोड को मैं यहां पे कॉपी कर देता हूं, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो ये मेरा कोड है, F5 दबा के मैं इसको रन कर रहा हूं, यस ओके। जैसे मान लो जेंडर मांग रहा है मेल या फीमेल, मान लो मैंने दे दिया फीमेल, एज मांग रहा है मान लो मैंने दे दिया जी 23, हाइट मांग रहा है मान लो 152, और वेट मांग रहा है मैंने बोल दिया 58। लेकिन अब देखो मैं जैसे एंटर मारूंगा या रिजेक्टेड आ गया। रिजेक्टेड क्यों आ गया भाई, सीधी सी बात है, मैं सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। अब देखो यहां पे इस केस में आ जाओ जी, यहां पे इधर देखो, यहां पे फीमेल वो मैच कर गया, एज 20 से 23 होनी चाहिए, 23 भी मैच कर गया, लेकिन हाइट यहां पे 155 से ऊपर होनी चाहिए थी, बट यहां पे हाइट कितनी है 152 सेंटीमीटर, तो ये कंडीशन गलत हो गई ना। तो भाई ये कंडीशन गलत होने के कारण बाकी सारी कंडीशन सही थी इसमें, बस सिर्फ एक ये सिंगल कंडीशन गलत थी, तो अब यहां पे ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। अब जिसके कारण इसका आंसर रिजेक्टेड आ गया, ठीक है। तो यहां मैंने दिखाया कि अगर मल्टीपल कंडीशंस भी एक साथ चेक करनी हो तो ये केस हमने एक बना के देख लिया, जहां पे हम मल्टीपल कंडीशन लगा के एंड वैंड लगा के देख रहे हैं यहां पे, ठीक है जी। तो एक केस हम लोगों ने यहां पे देख लिया इस तरह से, जहां पे एंड में मल्टीपल कंडीशंस मैंने जोड़ी हैं यहां पे। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं जहां पे हम लोग बेसिकली और का इस्तेमाल करके देखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने एंड का लगा लिया, अब और कहां पे इस्तेमाल होगा वो भी जरा केस समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहां पे ना एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन कैरेक्टर is a vowel or consonant, whether given character is a vowel or consonant। भाई जो कैरेक्टर यूजर ने दिया है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में क्यों गड़बड़ दे रहा है, एक मिनट, ठीक है ये है। अब कॉन्सोनेंट हमें पता है कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं दैट इज ए ई आई ओ और यू, ये कैरेक्टर्स जो हैं हमारे ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमारे वॉवल्स कहलाते हैं। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, ये हमारा इसको हम कहते हैं वॉवल्स, और इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, एंड अदर अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट, ठीक है, अदर अल्फाबेट्स के हमारे कॉन्सोनेंट है। तो चलो जी अब इसका प्रोग्राम हम बनाते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे यहां पे। तो अब देखते हैं यहां पे, तो मैं ये यहां से हटा देता हूं।
अच्छा यहाँ पे बोला है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन कैरेक्टर इज वॉवल और कौन, तो यानी कि यार यूजर एक कैरेक्टर एंटर करेगा पहले, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक ch नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें बोलता हूं इनपुट एंटर द कैरेक्टर। ठीक है, मैंने उसको बोला जी एक कैरेक्टर आप एंटर कर दो, ठीक है, या इसको बोल देता हूं एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर मैंने बंदे को डालने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब ch के अंदर यूजर ने कुछ ना कोई कैरेक्टर डाल दिया। अब क्या है कि अब मुझे चेक करना है कि भाई यूजर ने जो कैरेक्टर डाला है वो AEIOU इनमें से कोई है क्या। तो देखो अब मैं कैसे चेक करूंगा, मैंने लिखा जी इफ अगर ch के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बराबर है a के, तो ये वाली लाइन क्या करेगी, ch वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है उसको a कैरेक्टर के साथ कंपेयर करेगी। ch वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको किसके साथ कंपेयर करेगी, a कैरेक्टर के साथ कंपेयर करेगी। तो ch की वैल्यू a कैरेक्टर के बराबर है या ch की वैल्यू e कैरेक्टर के बराबर है या ch की वैल्यू i कैरेक्टर के बराबर है या ch की वैल्यू o कैरेक्टर के बराबर है या ch की वैल्यू u कैरेक्टर के बराबर है, AEIOU। अब देखो इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो और में क्या होता है भाई, अब ch के अंदर अब ये कोई सी भी एक कंडीशन सही हो जाए, अगर ch के अंदर a होगा तो a वाला कंडीशन पूरा ट्रू हो गया, अगर ch के अंदर e भी है तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये जितनी भी कंडीशन बन रही है यहाँ पे इनमें से कोई सी भी एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और उस केस में मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट क्या करूंगा, वॉवल, कि भैया ये वॉवल है। अच्छा लेकिन अगर इसका आंसर गलत आता है, गलत कब आएगा, जब यहां पे दिया गया सारा डेटा गलत होगा। ठीक है, जब यहां पे दिया हुआ सारा डेटा गलत होगा तो तो अब हमने यहां पे इतना जो है ये कर दिया यहां पे। तो अगर जो ch वेरिएबल अगर उसके अंदर a कैरेक्टर है या e कैरेक्टर है या i है, o है, u है, इन पांचों में से कोई सा भी कैरेक्टर अगर उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, AEIOU, इन पांचों में से कोई सा भी कैरेक्टर अगर इसके अंदर अवेलेबल है तो वॉवल प्रिंट कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे यहां पे कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये प्रिंट कर देंगे यहां पे। अब जरा एक बार इसको चला के देखते हैं कि भैया कैसे होगा। F5 दबाया तो यहां पे हमसे कैरेक्टर मांग रहा है, मैंने स्मॉल m दे दिया, एंटर मारा, कॉन्सोनेंट आ गया। लेकिन अब जरा थोड़ा सा देखते हैं यहां पे, मैं फिर दोबारा रन करता हूं इसको। मुझसे सिंगल कैरेक्टर मांग रहा है, मान लो मैंने यहां पे ई दे दिया, स्मॉल ई दे दिया, एंटर मारा, वॉवल आ गया। तो मुझे लगा यार मेरा तो फर्स्ट क्लास चल गया ये कोड। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से F5 दबाता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे यहां पे अब क्या होता है हमारे पास। अब देखो, अब मान लो मैंने मुझसे कैरेक्टर मांगा, मैंने कैपिटल ई दे दिया, क्योंकि मैंने तो स्मॉल ई मेंशन किया है ना, अब मैंने कैपिटल ई दे दिया तो उसने उस कैपिटल, अब जितने भी अल्फाबेट्स मैंने वहां पे मेंशन करे थे उसमें स्मॉल लेटर में था ना, AEIOU सारे स्मॉल लेटर में थे, कैपिटल में तो कोई था ही नहीं, कैपिटल में तो कोई था ही नहीं, तो इसलिए उसने कोई सा भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया और यहां पे कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, क्या आ गया यहां पे, कॉन्सोनेंट आ गया। अच्छा उसके बाद क्या है, दोबारा मैं इसको चलाता हूं F5। अच्छा अब सपोज मान लो मैंने दोबारा इसको चलाया, यहां पे लिखा है एंटर द सिंगल कैरेक्टर, मैंने दोबारा इसको चलाया, सपोज मान लो अब मैं यहाँ पे यानी कि कैपिटल लेटर्स वाला एक तो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या समझ में आई, एक तो कैपिटल लेटर वाली प्रॉब्लम समझ में आई। अच्छा उसके अलावा कैपिटल लेटर वाली प्रॉब्लम के अलावा अगर मान लो जैसे पूछ रहा है एंटर द सिंगल कैरेक्टर, मान लो मैंने यहाँ पे डॉलर दे दिया और एंटर मारा तो भी कॉन्सोनेंट दे रहा है। अब मैंने कहा भाई ये तो, अगर वहां पे तो हमने सारे स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, अगर मैं कैपिटल लेटर दे रहा हूं तो उसमें वो वॉवेल को भी कॉन्सोनेंट दिखा रहा है, और इनफैक्ट अगर मैं कोई और कैरेक्टर डाल दे रहा हूं उसको भी वो वॉवेल दिखा रहा है। और देखो यहाँ पे अब मैंने F5 दबाया, अब मान लो मुझसे पूछा है एंटर द कैरेक्टर, मैंने 8 दे दिया, एंटर मारा, भाई इसको भी कॉन्सोनेंट दिखा रहा है। तो यानी कि मेरे प्रोग्राम में अभी थोड़ी दिक्कत परेशानी है, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और उसके अलावा जो अलग से कैरेक्टर दे रहा हूं उनको कंसिडर
ना करें। अब इसमें ऐसा क्या करें भाई? अब मैंने कहा यार एक बात देखो, एक तो हमने यार ये कैपिटल स्मॉल लेटर्स वाले तो सारे केस लिख दिए, तो क्या करूं अब? कैपिटल लेटर भी लिखूं, यानी कि और यहां पे ऐसा लिखूं और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए। पर मैंने कहा भाई ऐसे तो बहुत लंबी कंडीशन बन जाएगी, ऐसे तो बहुत लंबी कंडीशन मेरे पास बन जाएगी। तो देखो अब हमारे पास यहां पे एक ऑपरेटर और हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था मेंबरशिप ऑपरेटर। याद है मेंबरशिप ऑपरेटर था इन और नॉट इन। तो मैं यहां पे देखो स्मार्ट वे में उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, अब कैसे? मैंने लिखा सी एच इन ए ई आई ओ यू और कैपिटल में ए ई आई ओ यू। अब तुम देखो यहां पे मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा कि अब अगर सी एच कैरेक्टर के अंदर की जो वैल्यू अगर इनमें से किसी एक के बराबर भी हो गई, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो भी यहां पे वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अगर इधर वाले दिए गए किसी भी डेटा से मैच कर जाती है, तो यानी कि अब सी एच की वैल्यू स्मॉल ए से, स्मॉल ई से, आई ओ यू या कैपिटल ए ई आई ओ यू इनमें से किसी से भी मैच कर जाती है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? वोवल। आंसर क्या होगा? वोवल। और अगर मान लो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करती तो कॉन्सोनेंट आएगा। तो यहां पे अभी फिलहाल हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि भाई अगर मैं मुझसे एंटर सिंगल कैरेक्टर मांग रहा है, मान लो मैंने कैपिटल ई स्मॉल ई दे दिया तब भी वोवल आ रहा है, और अगर मान लो मैंने कैपिटल ई दे दिया तब भी वोवल आ रहा, तो मेरी वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वाली समस्या तो सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो मैंने यहां पे इसको रन किया और मुझसे कैरेक्टर मांगा, मान लो मैंने एट द रेट का सिंबल दे दिया और एंटर मारा, तो उसको तो एट द रेट को कॉन्सोनेंट दिखा रहा है। तो मुझे यहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये अल्फाबेट के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर करे। तो अब मैं ये काम को कैसे परफॉर्म करूं? तो देखिए अब हमारे पास ना यहां पे मैं लिखूंगा कि अगर सी एच की वैल्यू ए ई आई ओ यू के बराबर है, ठीक है, एक तो इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और यहां पे अब मैं सबसे पहले यूजर से जैसे मैं कैरेक्टर लूंगा तो पहले मैं चेक करूंगा। चेक क्या करूंगा कि भैया वो कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं। अगर वो अल्फाबेट है तब तो बात आगे करें, और अगर वो अल्फाबेट नहीं है तो फिर काम आगे ना ही करें भाई। ठीक है जी। तो अब हम यहां पे इसको कैसे चेक करें कि ये अल्फाबेट है या नहीं है? अब देखो यहां पे क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इज अल्फा। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास जिसका नाम क्या है? इज अल्फा। तो अगर कैरेक्टर जो वेरिएबल है अगर उसके अंदर अल्फाबेट डला हुआ है तो इज अल्फा ट्रू आंसर देता है, और अगर अल्फाबेट नहीं है तो इज अल्फा फॉल्स आंसर देता है। तो देखो मैंने लिखा इफ, स्मॉल में कर देता हूं यहां पे, इफ सी एच डॉट इज अल्फा, ये सी एच डॉट इज अल्फा है यानी अल्फाबेट अगर है तो ही फिर ये आगे ये चेकिंग का काम करे, तभी ये आगे क्या करे, ये चेकिंग का जितना भी काम है ये तभी करे अगर वो अल्फाबेट है। ठीक है, और अगर वो अल्फाबेट नहीं है तो कुछ करे ही ना। या ऐसा हम कर देते हैं, इस वाले इफ का मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट इनवैलिड अल्फाबेट। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने प्रिंट इनवैलिड अल्फाबेट। तो देखो अब यहां पे क्या है कि अब देखो यहां पे आप इफ के अंडर इफ आ रहा है तो इसको हम लोग, इस केस को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ, जहां पे जैसे इफ के अंडर एक दूसरा इफ आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो देखो अब क्या करेगा, जो भी सी एच वेरिएबल में डेटा आएगा तो पहले क्या होगा, पहले चेक करेगा कि वो सी एच के अंदर जो डेटा आया क्या वो अल्फाबेट है या नहीं है। अगर मान लो वो अल्फाबेट है ही नहीं तो भाई सीधा इस एल्स में आएगा और सीधा मैसेज कर देगा इनवैलिड अल्फाबेट। लेकिन अगर सी एच के अंदर जो डेटा है वो अल्फाबेट है, अगर सी एच के अंदर जो डेटा है मान लो वो अल्फाबेट है, तो क्या करेगा, तब आगे बढ़ेगा और फिर चेक करेगा कि सी एच के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है क्या वो इसमें से किसी से मैच कर रहा है, तो वॉवेल, और अगर इसमें से किसी से मैच नहीं कर रहा तो कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने F5 दबाया, एक मिनट, यहां पे क्योंकि देखो डबल कोट्स से एंड में आ रहा है तो ओपनिंग में भी डबल कोट्स ही होना चाहिए। खैर मैंने F5 दबाया, इसको रन किया, ओके। अब देखो अब सारे केस में
चलेंगे इसके अंदर। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर द कैरेक्टर मांगा, मैंने डॉलर दे दिया, क्या कह रहा है इनवैलिड अल्फाबेट। दोबारा चलाता हूं इसको, मैंने डिजिट दे दिया 7, तो भी मुझे कह रहा है इनवैलिड अल्फाबेट, यानी कि वोवल कॉन्सोनेंट किस में होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं, तो इसको इनवैलिड कर दिया उसने। अच्छा अगर मान लो मैंने यहां पे दोबारा इसको चलाया और कैरेक्टर मांग रहा है, तो मान लो मैंने कैरेक्टर दे दिया यहां पे कैपिटल ओ, एंटर मारा, देखो वोवल आ गया। और दोबारा इसको रन करते हैं, और अब अगर सपोज मान लो मैंने कोई भी और कैरेक्टर दे दिया, मान लो मैंने के दे दिया, तो यहां पे क्या आ गया कॉन्सोनेंट। तो अब ये वाला जो केस है ये हमारे सारे ऑप्शंस को कवर कर रहा है, ठीक है, सारे चीजों को ये क्या करके दे रहा है, हमारा कवर करके दे रहा है। तो यहां जो हमारा प्रोग्राम है इसका आउटपुट ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये आउटपुट मैंने निकाला ताकि सारे केसेस उसमें हैंडल हो जाए। और अब जरा मैं प्रोग्राम जो है मेरा उस पे आता हूं मैं, और ये प्रोग्राम भी मैं यहां पे लगा देता हूं। तो इस प्रोग्राम के द्वारा मैंने आपको और को भी चला के दिखाया, और आपको जो मेंबरशिप ऑपरेटर था हमारा इन, उसको भी चला के दिखा दिया, और एक नेस्टेड इफ का काम भी हम लोगों ने यहां पे करके देख लिया, ठीक है। तो ये हमने जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज करके देखा, एंड को भी, और को भी, मेंबरशिप ऑपरेटर भी लगा के देख लिया, ठीक है। और मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद हमने एक नेस्टेड इफ भी अगर देख लिया, यानी जहां पे इफ के अंदर एक दूसरा इफ आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ, तो वो वाला केस भी हमने यहां पे चला के देख लिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ पाइथन को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।